बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारी बातों के साथ और बहुत सारे स्पेशल गेस्ट के साथ, एक नई आगाज के साथ, एक नए दिन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। गुड मॉर्निंग शाहजेब। गुड मॉर्निंग टू यू शाहजेब, कितनी सारी चीजें हैं जो आज हमने बतानी है। हमने एक बहादुर खातून की कहानी भी लोगों को बतानी है, कैसे कैसे मजबूत लोग आज हमारे प्रोग्राम में दिखाई देंगे। सियासी मामले में जितना भी जो चहल पहल हो रही है और हलचल हो रही है वो भी दिखाएंगे। बिल्कुल, तालिब इल्मों से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुबहनामा में जिक्र करते हैं सियासी हलचल का, क्योंकि सियासी हलचल हम देख रहे हैं और बहुत सारे बयानात भी आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स की जानिब से आ रहे हैं। हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जैसे मरियम नवाज ने तो कुछ ऐसी बातें की कि ये दावा भी किया कि हुकूमत का जाना महीनों या हफ्तों की बात नहीं है, ये कुछ दिनों की बात है। दूसरी जानिब जो बिलावल भुट्टो थे उन्होंने भी बड़े सख्त बयानात दिए, हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि जो हुकूमत ने ये बजट पास कराया ये पार्लियामेंट के हाथ बांध कर कराया। बिल्कुल ऐसा ही है और वो वाली बात है कि जिस तरह आपने मरीम नवाज की बात की, उन्होंने कहा प्लान बहुत जल्द सामने आ जाएगा। और बिलावल भुट्टो के हवाले से भी यही है कि जनाब पीटीआई को अवामी मफाद को मुंतजर जो है वो मद्देनजर रखते हुए मुल्क में जो है वो इस वक्त सारे काम और इकदाम लेने चाहिए। बट देन अगेन आई थिंक क्रिटिसिज्म का बहुत ज्यादा सामना हो रहा है और वो ऑब्वियसली शाहजेब बहुत ऑब्वियस है, रिजल्ट्स के ऊपर हो रहा है, अवाम की शिकायत के ऊपर हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि साथ एक सियासी शख्सियत भी है जिनकी कुछ खबरें सामने आ रही हैं मेडिकल बोर्ड के हवाले से। वो जो खबरें आ रही हैं वो लोग कह रहे हैं कि वो खबर सही नहीं है, वो रिपोर्ट भी सही नहीं है, वो बातें भी ठीक नहीं है। नहीं, ये तो खैर बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही है, लेकिन नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड ने महकमा सेहत पंजाब को जवाब जमा करा दिया और जवाब में ये कहा गया कि नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक फराहम करदा दस्तावेजात मुकम्मल नहीं है, जबकि रिपोर्ट के बजाय एक डॉक्टर की तहरीर भेजी गई है, जबकि मेडिकल बोर्ड के मुताबिक भेजी गई तहरीर के साथ किसी बैनुल-अक़वामी इदारे की मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी। तो अब बाकायदा तौर पर जवाब जमा करा दिया गया। बेसिकली वेरीफाइड नहीं है, वो किसी बड़े इदारे के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो इसलिए उसको जो है वो वैल्यू नहीं दी जाएगी। और प्लस ये के मुताबिक भेजी गई तहरीर के साथ किसी भी लाइक इंटरनेशनल भी नहीं, लोकल भी नहीं, इंटरनेशनल भी नहीं, कहीं से भी वेरीफाइड नहीं है वो। आगे बढ़ते हैं, सेहत से जुड़े और पहलुओं पर नजर डालते हैं। ऑब्वियसली मुल्क में कोरोना के जो फैलाव है इस वक्त लोग अभी भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन अब जो है वो जो इस वक्त शरह है वो 40% तक पहुंच चुकी है। शाहजेब, कब लोग सीरियस लेंगे? और आई एम जस्ट सेइंग कि अगर 12-12, 10-10 दिन या 2-2 दिन या 4-4 दिन बाद भी लोगों के अगर फीवर्स आ रहे हैं या सिम्टम्स आ रहे हैं, people still are not taking it very seriously। खतरनाक बात यह है कि अब 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं और इवन हम आसपास अपने देख रहे हैं तो बहुत सारे हमारे जानने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार आप कोविड का शिकार हो रहे हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड की लहर इस वक्त बहुत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। और ये खदशा जाहिर किया जा रहा था, दिसंबर में भी हम ये बातें कर रहे थे, हमने अपने सबसे पहले पाकिस्तान में भी जिक्र किया था कि जनवरी के मिड या जनवरी के एंड तक ये लहर शिद्दत इख्तियार कर जाएगी, जो कि हम देख रहे हैं केसेस में, मुस्बत केसेस में बहुत इजाफा हो रहा है। सिर्फ कराची में 40% मुस्बत केसेस सामने आए। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर्स की तंजीम का कहना है कि मुल्क में अगले 2 से 3 हफ्ते कोरोना सूरत-ए-हाल से मुतालिक बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है सिचुएशन। रजिस्टर्ड कोरोना केसेस को जाहिर करते हुए गैर रजिस्टर्ड केसेस की तादाद ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि लोग कितने लोग तो जाते ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं कराते, सोचते ही नहीं कि भाई हाँ ठीक है कोई बात नहीं, घर में दवा खा ली। बट देन अगेन आपको टेस्ट कराने से कोई ऐसी बात नहीं है, आप ही को पता चल जाएगा, आपके अपनों को ही पता चल जाएगा। बिल्कुल, दूसरी जानिब ये भी डॉक्टर्स की जानिब से, तंजीम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि सियासी जो जलसे हैं, धरने हैं, जो भी इज्तिमात हैं, इन सब पर पाबंदी लगाई जाए या इनको महदूद किया जाए। अगर ये इस तरह से चलते रहे तो केसेस में सिर्फ और सिर्फ इजाफा होगा, जो कि यकीनी तौर पर हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले भी हम लोग बहुत एक ऐसे वक्त से गुजरे जब लॉकडाउन हुआ, बहुत परेशानी थी, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है उनको खाने को नहीं मिल रहा होता, उनके लिए परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। हमें इस बारे में सोचना चाहिए और इस पर भी एक आवाज उठ रही है कि हुकूमती जो है वो फौरन जो है हुकूमत सियासी जलसों पे, एक्टिविटीज पे, धरनों पे, इज्तिमाओं पर पाबंदी भी आयद करे, इसके ऊपर भी आवाज उठ रही है। साथ ही एनसीओसी के इजलास में तालीमी इदारों की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया है और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि हफ्ते में 3 दिन खोलने के हवाले से तजवीज़ भी दी गई है कि हफ्ते में तकरीबन 3 दिन तालीमी इदारे खोले जाएं और 4 दिन बंद रखे जाएं। और इस्लामाबाद में ये है कि 7 रोज के लिए स्कूल्स को ऑनलाइन करने की भी तजवीज़ जो है वो पेश की गई है। वो देखेंगे इंशाल्लाह उस पर फैसले में क्या होता है और क्या जो है वो बेसिकली प्रिकॉशन मेजर्स लें, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बेहतरी के लिए, आई एम वेरी श्योर। लेकिन आपको बताते हैं कराची में 9 नौजवान शाहरुख कत्ल करने वाला जो मुलजिम था वो हलाक हो गया और वो पुलिस एहलकार निकला है। जो तहकीकात हुई हैं, बताया जा रहा है कि मुलजिम ने गिरफ्तारी के डर से अपने ही आप को गोली मार ली
और खुदकुशी कर ली। जबकि जो उसका साथी है अब वो भी गिरफ्तार हो गया है। जो CCTV फुटेज है वो भी मंजर आम पर आ चुकी है और शनाख्त पुलिस एहलकार की अली फरजंद के नाम से हुई है और अब तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें भी आगे हम देखेंगे। खैर, पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे जो हम देख रहे हैं कि अवामी मसला है सबसे ज्यादा, वो यही है कि महंगाई है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। और हम नहीं चाहते कि हम बार बार महंगाई का जिक्र करें, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। मजबूरी यही है कि जब हम आवाम का दर्द देखते हैं और हम रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं, जब प्राइसेस इंक्रीज हो रही होती हैं, लोग परेशान नजर आते हैं, हम जब विजिट करते हैं मुख्तलिफ जगहें, मार्केट जाते हैं, तो लोगों को इतना परेशान देखते हैं कि फिर हम सोचते हैं कि लोगों को ये बताना जरूरी है कि महंगाई में कितना इजाफा हो रहा है और हुकूमत को भी ये बताना जरूरी है कि लोग कितने परेशान हैं, जो कि अगर हाईलाइट ना किया जाए तो शायद हुकूमत को भी ना पता लगे। बहुत अच्छी बात की शादी पे हमारा मन नहीं होता कि हम आपसे रोज महंगाई की बात करें, लेकिन जब हमारे सामने हकायक आते हैं तो आपको आगाह करना हमारा फर्ज है। हम यहाँ पर मौजूद इसलिए ताकि आपको बताएं कि रियलिटीज हैं क्या, आपके सामने हर पहलू रखना ये हमारा काम है। इस तरह से हमने अपने हमारे मुल्तान 92 के नुमाइंदे जो उनका ताल्लुक मुल्तान से है, उनसे हमने कहा कि आप जाकर अपने एक दिन का जाके राशन अगर परचेज करते हैं तो वो उसका हमें पता चले कि एक आम आदमी जिसकी बहुत ही लिमिटेड अर्निंग्स हैं, या वो एक जो है मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला है, या वो एक इंसान है जो पूरे घर की कफालत कर रहा है, उसके लिए एक घर की ग्रोसरी करना या कुछ भी खरीदना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। ठीक है, तो वो खुद गए, हमारे नुमाइंदे खुद निकले और निकलने के बाद उन्होंने देखा कि किस तरीके से कितनी महंगी चीजें मिलती हैं और वो खुद भी हैरान रह गए। तो आपको भी दिखाते हैं। महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से हर शख्स परेशान है। आज हम आपको बताते हैं कि अगर एक खानदान में 5 अफराद हों तो उनका एक दिन का राशन कितने का आएगा। जी, अब हम पहुंच चुके हैं किराना स्टोर पर। यहाँ के दुकानदार से बात करते हैं, तो बताएं कि आटा जो है 1 किलो कितने का है। आटा पहले तो 1 किलो 65 रुपये का था, 65 अब 70 का हो गया है। अब 1030 रुपये का थैला हो गया, 75 रुपये किलो आटा हो गया। 75 रुपये किलो आटा, इतना महंगा क्यों? तब्दीली आ गई है, क्या करें भाई, पेट्रोल तो महंगा हो गया, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। तो आटा तो हो गया 75 रुपये, तो चीनी अगर मैं आधा किलो लूँ तो वो कितने की मिलेगी? 45 रुपये की, 90 रुपये किलो चीनी है, ये सरकारी रेट है इसका। सही, तो चीनी भी 45 रुपये की आधा किलो। और यार मैं हैरान हूँ, इतनी महंगाई। और घी का, अगर मैं घी का 1 पाव का पैकेट लूँ तो वो इस टाइम कितने का मिलेगा? 90 रुपये का, 90 रुपये का। जिस तरह आपने किराना आइटम्स के रेट सुने तो मेरे तो होश उड़ गए कि इतनी महंगाई हो चुकी है। अब हम रुख करते हैं चिकन की दुकान का, ताकि चिकन की कीमत आपको बता सकें। जी, अब हम आ चुके हैं चिकन की दुकान पर। यहाँ पर दुकानदार मौजूद है, इससे आज के रेट पूछते हैं कि चिकन का 1 किलो का रेट क्या चल रहा है। 260 रुपये चल रहा है सर। 2 दिन पहले तक तो 240 रुपये था, तो 2 दिनों में इतना फ़र्क? 20 रुपये रेट बढ़ गया, डेली रेट बढ़ रहा है सर चिकन का। चिकन के रेट्स तो हमने पता कर लिए, अब रुख करते हैं दूध की दुकान का। जी, अब हम पहुंच चुके हैं दूध की दुकान पे। दूध फरोश हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे दूध के 1 किलो के निरख पूछते हैं। 1 किलो दूध कितने का आप बेच रहे हैं? 110 रुपये किलो दे रहे हैं जी। 110 रुपये का? भाईजान, इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, तो 10-5 रुपये अगर हमने बढ़ा लिया तो क्या हो गया? 1 किलो आटा आया 75 रुपये का, आधा किलो चीनी 45 रुपये की, 1 पाव घी 90 रुपये का, चिकन 260 रुपये का, दूध 110 रुपये। तो ये टोटल हो गए 580 रुपये। एक दिन का राशन जो है 5 अफराद पे मुश्तमिल ख़ानदान का, वो आया 580 का। अगर ये महीने का करें तो ये महीने का बना 17,400। तो जो बंदा 20 से 25 हज़ार कमा रहा है तो वो अपना राशन पूरा करेगा या बाकी ज़रूरियात पूरी करेगा। वो अभी तो मुझे याद ही नहीं रहा कि ये राशन लेने के लिए मोटरसाइकिल पे जाना है, तो इसमें पेट्रोल भी तो डलना है। पेट्रोल भी महंगा हो चुका है। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ ज़हीर अब्बास, 92 न्यूज़ मुल्तान।
तो ये तो आपने देखा कि किस तरीके से जब आप ग्रॉसरी खरीदने जाते हैं, जब आप बाजार में जाते हैं गोश्त खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, तो आपको चीज़ें कितनी महंगी मिलती हैं और आपको जेब में कितने पैसे रखने की ज़रूरत है ये तो आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि उसके बगैर अब आपका गुजारा नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब ये तो अब ग्रॉसरी की बात हो गई, जो जान बचाने की अद्वियात हैं, अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो वहां पर ये इतनी महंगी मिल रही हैं, और सिर्फ फैसलाबाद में नहीं, दीगर शहरों में भी यही सूरत हाल है कि अद्वियात आपकी तमाम, जब हमने देखा, हम ये बार बार बात कर रहे थे कि ये जो टैक्स लगाया जा रहा है इसके बाद अद्वियात पर इतना, कुछ हुकूमती नुमाइंदे कह रहे थे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। माया, और वो याद है हमने गुज़श्ता रोज हमने पैकेज भी किया था शाहजेब के बेसिक्स, यानी कि पेन किलर्स की बात होगी, एंटी एलर्जीज की बात होगी, जिनकी बहुत ही बेसिक जरूरत है इस वक्त, मौसम को भी देखते हुए, कोविड को भी देखते हुए, और जो बेसिकली आपको हर हफ्ते में फैमिली को लेनी ही पड़ती हैं। सर का दर्द तो नॉर्मली है, जब महंगाई इतनी बढ़ेगी तो सर का दर्द तो होगा ही होगा, लेकिन ऑब्वियसली फैसलाबाद में जो है वो क्या सिचुएशन है, आइए जानते हैं अपने नुमाइंदा 92 न्यूज़ से। जी बिल्कुल, अभी हम फैसलाबाद की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट चिनोट बाज़ार में मौजूद है। यहाँ पर न सिर्फ ज़िला फैसलाबाद बल्कि जो आबाद और दीगर नवाही अजला हैं उनको भी अद्वियात की सप्लाई दी जाती है। अभी हम मार्केट में मौजूद हैं, आइए दुकानदारों से भी जानते हैं। पैकेज पहले बनता था किसी, मतलब जैसे शुगर का पेशेंट का पहले 3000 का मंथली पैकेज बन जाता था, मंथली मेडिसिन पूरी हो जाती थी, एक मतलब वायल लेते 2 वायलें, और वही डबल से भी ज़्यादा रेट हो गए उसके, मतलब 3000 में पहले रेट हो जाता था उनका, अब वही 7000 8000 में कन्वर्ट हो चुका है। हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद मिनिस्ट्री नए रेट दी जा रही है। हम खुद परेशान हैं, लोग इतने रेट क्यों बढ़ रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, वो दवाइयाँ छोड़ के खा लें, बहुत प्रॉब्लम बनी हुई। एमरल की गोली आती, शुगर की जितनी भी मेडिसिन है इनका 200% रेट बढ़ गया। बिल्कुल, दुकानदारों से तो हमने जाना, उन्होंने बताया कि जो पहले 3000 का पैकेज बन रहा था अद्वियात का, अब वो 5000 से 6000 का बन रहा है, और दीगर जो अद्वियात हैं उनके रेट्स तो इससे भी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। हम अभी जाते हैं कस्टमर्स की तरफ, कस्टमर से जानते हैं कि उन पर क्या गुजर रही है। पहले मैं जब आता था तो मोस्टली ये था कि बिल मेरा 4000 या 4500 तक होता था, लेकिन अब क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, हर चीज़ में रेट्स वगैरह बहुत बढ़ गए हैं, तो मतलब मुझे बहुत मुश्किल होती है। 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। जो दवाई पहले 100 की आती थी अब वो 150 की आती है, 200 के करीब है। तो बहुत सारी मेडिसिन के जो रेट है वो डबल हो गए हैं। पैनाडॉल काफ़ी देर से नहीं मिल रही, और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो शॉर्ट है। कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। दुकानदारों का कहना है कि उनको मार्जिन तो उतना ही मिल रहा है, लेकिन सारा बोझ जो है ग्राहकों पे पड़ रहा है, जिनको रोज़ाना जो है या माहाना अपनी दिल की अमराज की जो अद्वियात लेनी पड़ती है, इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर की, एंटी एलर्जी या दीगर अद्वियात लेनी पड़ती है, तो उनको काफ़ी मुश्किलात हैं। उनका जो माहाना बजट था वो डिस्टर्ब होकर रह गया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन रेट्स को फौरी तौर पर कम किया जाए, ताकि वो अपनी जो लाइफ सेविंग अद्वियात हैं वो आसानी से ख़रीद सकें। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ गुलाम दस्तगीर, 92 न्यूज़ फैसलाबाद। किधर जाए किधर ना जाए, मैं तो ये सब ये सोच रही हूँ शाहजेब। मतलब अद्वियात की बात हो या बाकी जितनी दीगर चीज़ें हैं वो खरीदने के लिए आप बाजारों में जाएं तो चीज़ें महंगी हो रही हैं, इसको डिनाई हम नहीं कर सकते। जब हम बाजार में जाते हैं तो हम ये एडमिट करना पड़ेगा। हम इसलिए बार बार दिखा रहे हैं कि लोग जहाँ भी जाएं, जिस चीज़ को खरीदने जाएं वो महंगी हो रही है, और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है वो मजदूर तबका होता है, क्योंकि मजदूर तबका वो दिहाड़ीदार तबका है जिन्होंने रोजाना की बुनियाद पर पैसे कमाने होते हैं, और उसके बाद वो अपने खर्चे करते हैं। तो उनके खर्चों में जो उनके आमदनी है उसमें तो इजाफा नहीं हुआ, लेकिन उनके खर्चों में इजाफा हो जाता है। जो उनकी बुनियादी चीजें वो महंगी हो जाती है। खर्चे तो वहीं खड़े हैं ना, आपने तो खाना लेकर जाना ही है ना, रोटी तो बच्चों को चाहिए ही ना, उनको तो बेसिक जो है आटा दाल चावल तो चाहिए ना, चाहे बेसिक भी हो। एक बल्ब होगा, चलो सर्दी है पंखा नहीं चल रहा, बिजली का तो बिल उतना जाना ही है ना। लोग डेली वेजेस पे काम करने वाला मजदूर तबका है, उसको तो होता है मेरी दिहाड़ी लगे मैं घर लेके जाऊं, मेरी दिहाड़ी लगे मैं घर लेके जाऊं, लेकिन खर्चा उसका वहीं खड़ा है और उसकी आमद नहीं। तो इसी पर बात करने के लिए तमाम जो हम देख रहे हैं महंगाई के मामलात, हमें ज्वाइन किया सुबह पाकिस्तान में सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद साहब ने। अंसर मजीद साहब बहुत शुक्रिया, सुबह पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वैसे तो महंगाई से हर तबका ही मुतासर हुआ है, लेकिन खास तौर पर जो मजदूर तबका है वो बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है, बड़े परेशान है वो। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खास तौर पर हुकूमत क्या कर रही है? देखें, ये जो मजदूर कार्ड है ये ख्वाब था हमारे डिपार्टमेंट का। 2018 के अंदर दिसंबर के अंदर जब ये 100 डेज का एजेंडा आया था उसके अंदर हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे, और उसके ऊपर 2019 में हमने एक प्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को दी,
और वो बहुत ज़्यादा हमारे प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट भी किया गया और उसके ऊपर वर्किंग शुरू हुई। बेसिकली जो इसका बैकग्राउंड था वो ये था कि जो हमारी रजिस्टर्ड लेबर है जो फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करती है, उनकी एक तो इनरोलमेंट था और उसके साथ साथ जो उसका बैकग्राउंड था उसके उनको सेंस ऑफ प्राइड देना था लेबर के हवाले से कि उनको माशरे के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, जो हमारा डोमेन बनता है, जो हमारे फ़राइज़ के अंदर शामिल है हमारे लेबर के, तो ये कॉन्सेप्ट उस हवाले से था। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमें ये कामयाबी हासिल हुई है और हमारे 25,000 के करीब जो मज़दूर कार्ड हैं वो प्रिंट हो चुके हैं बैंक ऑफ पंजाब की उनके साथ मिलकर, और वही इसको प्रिंट कर रहा है। और इसके फ़वाइद के अंदर जो बहुत बड़ी जो चीज़ थी कि हमने 2018 के अंदर एक लेबर पॉलिसी दी थी जिसके अंदर हमने एक लफ्ज़ बीच में लिखा था कि मिनिमम वेज टू लिविंग वेज। तो जो लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट था इसके ऊपर हम किस तरीके से लेबर को लेके आ सकते हैं, और उसके ऊपर हमने तकरीबन 150 मर्चेंट्स हैं जिसके अंदर ग्रॉसरीज हैं, जिसके अंदर जूतों की दुकानें हैं। मैं आपको 2 से 3 चीज़ें ऐसी बता देता हूं कि जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसे माइलस्टोन हमारे डिपार्टमेंट ने अचीव किए हैं कि जो एक तारीख रकम हुई है, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा इक़दाम था इसके साथ साथ लेबर कार्ड के साथ साथ वो वर्कर वेलफेयर फंड था जो पंजाब के अंदर उसकी मंजूरी थी। और इसके ऊपर बहुत से सूबे ने मुखालफत की, उसके बावजूद वर्कर वेलफेयर फंड पंजाब के अंदर मंजूर हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक जो वर्कर वेलफेयर फंड फेडरल के पास जो अमाउंट है हमारे चारों सूबों की अगर मैं बात करूं तो वो 142 अरब रुपया है, और जिसमें पंजाब का जो हिस्सा बनता है वो 77 बिलियन रुपीस बनता है। और अगर ये पैसा हमारे पास मौजूद होता या ये लेबर के पास हमारे डिपार्टमेंट में प्रॉपरली आता तो आज हम लेबर के लिए बहुत से वेलफेयर के काम कर सकते। इसीलिए हमने जब ये 18th अमेंडमेंट की डेवोल्यूशन हुई थी उसके अंदर ये डिवॉल्व हुआ था, तो आज तक पिछली गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर केस चल रहा था लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। उसके ऊपर जो पैसा यहाँ से कलेक्ट होकर फेडरल में जाता था वो और जगहों के ऊपर इन्वेस्ट होता था, और ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक स्कैम है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और हमने लिख के भी भेजा है कि वो पैसा जो एक्चुअल पैसा है वो गया किधर, वो पैसा हमें सूबों को तकसीम होना चाहिए। अब इस टाइम के ऊपर हमारी 99.9% जो कंट्रीब्यूशन है, मैं अगर कहूँ कि तकरीबन 19 बिलियन जो हमारा डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है वो सारा का सारा अब ऑनलाइन सिस्टम है। अब किसी को किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मोबाइल ऐप के ज़रिए करे चाहे थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग पेमेंट कर दे। किसी भी लेबर के बच्चे को या लेबर को अब दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अब मोबाइल ऐप के ज़रिए अपने आप को रजिस्टर कराता है, कंप्यूटर के ज़रिए रजिस्टर कराता है। 8 बिलियन हम 2019 के अंदर जो पिछले 5 साल के केसेस थे वो हमने क्लियर किए, और अब तकरीबन जो है वो 4 बिलियन की पेमेंट अब लेके आए हैं। जो हमारे पास जितने पेडेंसी थी वो हम क्लियर कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पेस है हमारे डिपार्टमेंट की लेबर के वेलफेयर के से वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। भाई जबरदस्त इनिशिएटिव है शाहज़ेब, हम लोग कितने इंटरेस्टिंग उनकी कंप्लीट ये बात सुनना चाह रहा था कि ये इनिशिएटिव अच्छा है तो तफसीलन वो पहले बताएं, फिर हम उस पे और भी सवाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो अगला सवाल मेरे जहन में आता है एफआई में वो ये कि ऑब्वियसली कि क्या इन मजदूरों के लिए कोई बेसिकली पैकेज भी रखा गया है, कोई डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, राशन पैकेज है, और साथ साथ ये भी है कि अगर है तो वो इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, ये भी जरूर बताइएगा। वेरी एक्साइटेड टू नो। हमारी लेबर जितनी भी रजिस्टर्ड लेबर है वो सारी की सारी एहसास प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली शुमार उसका होता है, और एहसास प्रोग्राम के साथ जो डॉक्टर सानिया साहिबा हैं उनके साथ मीटिंग भी हो चुकी है। तो ये जब ये डाटा जितना ऑटोमेट हो चुका है, जो जब ये 11 के 11 लाख लेबर को कार्ड मिलेगा तो ये ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रांसफ़र होता जाएगा और एहसास प्रोग्राम के ज़रिए उनको वो भी फ़वाइद मिलेंगे। और जो हम डिस्काउंट जो पैकेज हम दे रहे हैं कि ग्रॉसरी हो, चाहे जूते हों, चाहे गारमेंट्स हो, चाहे बेकरी हो, किसी भी हवाले से तकरीबन 150 मर्चेंट्स हैं जिसके ऊपर ये डिस्काउंट उनको उस कार्ड के ज़रिए मिलेगा। मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट ख़त्म करके हमारा डिपार्टमेंट पहली दफ़ा एक सूबा है जो लिविंग वेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर लेबर को लेके आ रहा है, और इससे डेफिनेटली जो लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट है वो सामने आएगा। और इससे सिर्फ ये फ़वाइद नहीं कि जब ये कार्ड लॉन्च होगा इसके साथ फिर और चीज़ें बहुत सी ऐड होती जाएंगी। बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेंस ऑफ प्राइड देना भी उनको मकसद है। आने वाले वक्त में हमारा PIA के साथ चल रहा है
रेलवे के साथ हमारा चल रहा है कि रेलवे में उनको डिस्काउंट मिला जाए। PIE में अगर सफ़र करते हैं, कोई बच्चे स्कॉलरशिप जो लेके जाते हैं वो बच्चे सफ़र करते हैं, कोई लेबर सफ़र करती है, उनको उसके अंदर डिस्काउंट मिले। तो हर उस जगह के ऊपर, उस इदारे के अंदर जहाँ पर वो लेबर जा सकती है, उनके बच्चे जा सकते हैं, तो वहाँ से उन्हें डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो हमें डेफिनेटली जब लेबर को डिस्काउंट मिलेगा तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो। करते हैं कि डिस्काउंट उनको मिले भी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर जैसा कि आप बता रहे हैं ये बड़ा अच्छा पैकेज है इनके लिए, तो सर ये भी बताएगा कि मजदूरों को इसके साथ साथ कोई माहाना रकम भी दी जाएगी, ऐसी भी कोई प्लानिंग है? देखें, जैसे ये पीछे एक हमारा कोविड का दौर गुजरा है और बल्कि अभी भी कोविड के अंदर ही हैं, और जब ये कोविड आया था तो बहुत से एक नई सोच लेके आया, बहुत से प्रॉब्लम्स थे लेबर के हवाले से। तो ये उसमें भी अब बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट होगा डेफिनेटली। अगर खुदा न खास्ता लेबर को इंडस्ट्री बंद होती है और लेबर को तनख्वाह नहीं मिलती है, तो हमारे पास एक कंपाइल्ड डाटा मौजूद होगा जिससे हम जो है हुकूमत जो है वो लेबर को उनको माहाना तनख्वाह भी दे सकती है जब तक उन्हें तनख्वाह ना मिले, उनको जॉब्स भी क्रिएट कर सकती है। हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट नहीं, लेबर डिपार्टमेंट लेबर एंड HR है। पहले HR का कॉन्सेप्ट नहीं था, हमने जॉब सेंटर्स बनाना शुरू किए। एक जॉब सेंटर हमारा लाहौर के अंदर बन चुका है। अब इन लेबर का भी डाटा उसी के अंदर मौजूद होगा, और जो कोई भी शख्स अपनी डिग्री कंप्लीट करके या उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, वो अब लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होता है। जब कोई इंडस्ट्री बनती है तो वो डायरेक्ट अब लेबर डिपार्टमेंट से रजू करेगी। जब हमें पता चलेगा कि किस जगह पे कोई इंडस्ट्री बन रही है, तो जो डाटा हमारे पास है हम उनको शेयर करेंगे। तो ये बेसिकली इसके फ़वाइद मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हैं। एक दफ़ा कार्ड लॉन्च होने के बाद जब हम इन स्टेप से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जहाँ जहाँ से हमें लेबर के लिए फ़ायदा मिलेगा हम वहाँ हम अपना लेबर कार्ड को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जनाब, ये ज़रूर बताइए कि अगर किसी मजदूर के पास ये कार्ड है, मतलब अगर वो है, तो इसको किन किन चीज़ों से जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, या किन किन चीज़ों में डिस्काउंट मिलेगा, या कहाँ कहाँ वो कार्ड को इस्तेमाल कर सकता है? एग्जैक्टली, प्लीज़। हमारा जो टारगेट है वो 153 मर्चेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मतलब जो नाम मेरे सामने अभी याद है मैंने वो आपको बताए हैं, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी लंबी लिस्ट है जिसके ऊपर जो है उन्हें डिस्काउंट मिल सकते हैं। खाने की अशिया हों, पहनने की अशिया हों, चाहे वो पढ़ने वाली साइड पे जाए, चाहे हेल्थ वाली साइड पे जाए, किसी भी साइड के ऊपर जाए, कोई भी इदारा है, हम हर इदारों से लेबर के लिए हम उनसे रायत मांग रहे हैं। हमें 5 से 45% की जो रायत है उनको वो दी जा रही है, और इससे जो कार्ड है इसकी वैल्यू ही इतनी बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह ताला कि जो लेबर है जो उनकी हम अगर आज हमारे पास उसकी मिनिमम वेज 20,000 है तो ये तसव्वुर कर सकेगा कि मेरी जो वेज है वो 35,000 है। तो इसके ऊपर हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। सर बाकी इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि तमाम जो मजदूर हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं पैकेज वाकई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन क्या तमाम मजदूर इससे फायदा उठा सकेंगे? असल सवाल यही पैदा होता है। तक ये पहुंच भी पाएगा और वो यहाँ तक पहुंच पाएगा, एक शफाफ तरीके से पहुंच पाएगा, उनको ये तमाम डिस्काउंट्स मिल सकेंगे, ये तमाम पैकेजेस से वो फायदा उठा सकेंगे। इसी पर हम आगे देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। सर बहुत शुक्रिया अंसर मजीद साहब, सूबाई वजीर है, हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले पाकिस्तान में। छोटी सी ब्रेक ले लें यार, एक कप चाय हो जाए थोड़ी सी, और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक बार फिर हमारे देने का बहुत शुक्रिया। वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, शाहजेब अहमद और माया खान के साथ, और बहुत सारी खबरें आप शेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली आपसे इस वक्त आज के प्रोग्राम में, जहां आपने देखा कि मजदूर कार्ड भी शुरू हुआ है, साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें अपडेट्स हैं और आपको देनी है। इस हवाले से कि तालीम जो है वो वजारत तालीम पंजाब के जो अहम इक़दामात हैं उसके वजह से अब आपको ज़रा अपडेट भी करते हैं। बिल्कुल अपडेट करते हैं और आपको ये बताते हैं कि जो हमारे वजीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब हैं, उन्होंने स्कूल के तलबा के लिए कुछ हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा एक तरफ जो बच्चे हैं वो टोपियां पहनेंगे, जो बच्चियां हैं वो दुपट्टा या स्कार्फ लेंगी, और इसकी हिदायत जारी कर दी गई है तमाम निजी स्कूल्स के लिए। अब बात ये है और प्रॉब्लम ये है कि इस पर कितना अमल होता है। निजी स्कूल्स, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इस पर कितना अमल करते हैं, अवाम की क्या राय है, वालिदैन क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं।
तो यही हम जान लेते हैं और जानने के बाद इस पर बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की जानिब से ये कहा गया है कि स्कूल जाने वाले बच्चे टोपी पहनेंगे और तालबात जो हैं उनके लिए स्कार्फ लाजमी होगा। इस हवाले से बच्चों का क्या कहना है और इस हुकूमती ऐलान पर उनके क्या जज्बात हैं, आपको दिखाते हैं। गर्मियों में यानी कि टोपी पहनेंगे, हमें गर्मी लगेगी, हम बीमार होंगे, तो इसलिए लिहाजा हमें सर्दियों में पहननी चाहिए टोपी और गर्मियों में नहीं पहनना चाहिए। बाल सारे खराब हो जाएंगे हमारे, टोपी नहीं पहननी चाहिए। ऐसी स्टाइलिश टोपी हो जो कि सारे बच्चे पहन के। मैं ज़रूर टोपी पहन के आऊँगा, ये अपनी हमारी सेहत के लिए इन्होंने कहा है। इंशाल्लाह मैं टोपी पहन के आऊँगा। सर्दी जिस तरह बहुत ज़्यादा पड़ रही है, स्मोक बहुत ज़्यादा है, मैं टोपी पहन के आऊँगा। मतलब कि इंसान इसमें कंफर्टेबल रहता है, मतलब कि सर्दी से भी बच सकते हैं, वैसे भी लेते हैं। स्कार्फ अच्छी बात है, लेना अच्छी आदत है और नुकसान तो कोई भी नहीं है। कुछ वालिदैन हैं, उनसे हम जानते हैं उनका क्या कहने इस हवाले से। मेरे हिसाब से तो सही है, स्कार्फ पहनना तो इस्लाम में आपको पता ही है। और बच्चों का टोपी पहनना, टोपी पहनने में हर्ज तो कोई नहीं, सर्दियों में पहन सकते हैं, वैसे गर्मियों में तो नहीं पहननी जाएगी। पानी है पाकिस्तान जो कायदे आज़म है उन्होंने जिना कैप पहनी हुई है, तो साफ जाहिर है कि वो अगर ये ऐसा कोई ना कोई सर ढांपने के लिए कोई ना कोई चीज़, और स्कार्फ जो है वो लाजमी होना चाहिए। स्कार्फ तो हमारा इस्लामी मुल्क है, पहनना चाहिए बच्चियों को, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो। जी, लड़कियों की जानिब से तो इस बारे में ये कहा गया है कि स्कार्फ पहनना बहुत ज़रूरी है और इस बात की तस्दीक जो है और तायीद जो है उनकी अहले खाना की जानिब से की गई है। लेकिन लड़कों का ये कहना है कि सर्दियों में तो वो टोपी पहन लेंगे, लेकिन गर्मियों में उनके लिए टोपी पहनना जो है वो इंतहाई मुश्किल होगा। जहाँ पर उनके बाल ख़राब होंगे, वहीं उनका जो फैशन है वो भी इससे ख़राब होगा। कैमरामैन ज़रक शहबाज के साथ फ़हीम अमीन, 92 न्यूज़, लाहौर। ये तो थी आवाम की राय और आपने देखा कि आवाम और वालिदैन या बच्चे उन लोगों की क्या राय है। बहरहाल देखेंगे इसके आगे जो भी अपडेट्स होंगे आपको करते रहेंगे अपडेट। लेकिन साथ साथ अब बात करते हैं उसकी जिसका हमने शाज़िब इंट्रो में भी बात की थी सुबनामा में। और ऑब्वियसली कोरोना की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। कराची में तो अपनी उस जोन में पहुंच चुकी है जहां पर हमें सिर्फ फिक्र नहीं और अब हमें बार बार उसका जिक्र करने की ज़रूरत है। 38% ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो मुस्बत केसेस की शरह है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। और जब इस किस्म के केसेस आ रहे होंगे और ये भी कहा जा रहा है साथ साथ कि जो 16 साल की कम उम्र के बच्चे हैं वो भी ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या इकदाम उठाने होंगे, किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करना है, इसको हैंडल करना है, क्या क्या इकदाम करने हैं, क्या सख्तियाँ करने की ज़रूरत है या नहीं है, खासतौर पर कराची शहर में क्या हो रहा है, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर देख भी रहे हैं और अपने आसपास भी देख रहे हैं। जैसे कि हम आगाज़ में जिक्र कर रहे थे सुबनामा में कि केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं अब यकीनी तौर पर। तो इसी पर बात करने के लिए हमें शो में ज्वाइन किया है सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब ने। कासिम सुमरो साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहेंगे। सर बहुत सारे सवालात हैं आज ज़हन में और सबसे पहले तो हम यही देख रहे हैं कराची में मुस्बत केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। सर सबसे पहले तो ये बता दें कि इस इजाफे के बाद कोई सख्त फैसले होने जा रहे हैं, कुछ सख्ती की जा रही है या कुछ इस पर गौर किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे जो ताजिर बरादरी है, जो हमारे ये डिफरेंट एसोसिएशंस पता नहीं उस वक्त कहाँ से निकल के आ जाती हैं कि जी हमें हमारी फलानी एसोसिएशन जो आके ये कहते हैं कि जी हमारे बिजनेसेस तबाह हो रहे हैं, ये सब कुछ खत्म हो रहा है, हम एसओपीज को फॉलो करते हैं, हमने वैक्सीन करवाई हुई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आज जब इतना बहुत ज्यादा स्प्रेड, अभी इसके 40% मतलब कल का स्प्रेड है, तो 40% का मतलब ये समझें कि खुदा ना खास्ता जब अगर इसका हम 1 या 2% लोग भी अगर इफ दे आर फॉलिंग और लैंडिंग इन हॉस्पिटल्स, तो हम नंबर गैस कर सकते हैं कि कितने हो सकते हैं। तो इसलिए अब वो एसोसिएशन अगर पब्लिक हेल्थ के ऊपर इस वक्त कोई किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है कि न अपने तौर पर वो किसी किस्म के एसओपीज को फॉलो करते हैं। और फिर जब हम गवर्नमेंट इस बारे में सोचेगी और कल को हम जो है वो किसी कासिम साहब मैं आपकी इसी बात पर मेरा अगला सवाल भी आ रहा था कि रास्ते में भी हैं और थोड़ा सा सिग्नल भी आगे पीछे हो रहा है, लेकिन साथ साथ आपने टाइम भी दिया, वेरी थैंकफुल। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के हवाले से कासिम साहब वाली बात कि वो पार्क, शादी हॉल, इज्तिमात पे जो है वो पाबंदी जो है वो उसने उसका मुतालबा कर दिया है। तो अब अगर मुतालबात को कैसे देखते हैं, क्या इन पर इम्प्लीमेंटेशन होगी नहीं होगी, आपको क्या लगता है?
देखिए हमने जो स्कूलों के हवाले से भी हमने डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है कि हम देख रहे हैं कल भी कराची में 2-3 स्कूल बंद हुए हैं जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स हैं कि जहाँ स्प्रेड ज्यादा आ रही है। और फिर हमारा जो इस वक्त कल में PMA की तरफ से भी ये लेटर आया है कि जी हमारा हेल्थ केयर स्टाफ जो है, डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। हमारे सराउंड्स में आप जहाँ भी हम जाते हैं हमारे मुलाजमीन हमारे जो है वो बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो लीग्स मेरे असेंबली कोलीग्स हैं वो दे आर टेस्टेड पॉजिटिव। तो ये इस वक्त बहुत ज्यादा कम्युनिटी स्प्रेड, इस वक्त हमें बहुत ज्यादा समझने और समझ की जरूरत है। और मैं आपके थ्रू ये जितनी एसोसिएशन जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स के दिन जाहिर होंगी, इस वक्त तो जाहिर नहीं है क्योंकि उनके लिए उनका मुनाफा ज्यादा अहमियत रखता है, पब्लिक हेल्थ ज्यादा अहमियत नहीं रखती। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप जो है वो अपने आप को भी डिसिप्लिन करें, लोगों के साथ आप कम से कम लोगों के ऊपर जो आपके पास शॉपिंग करने आते हैं या आपके किसी जो इवेंट में जहाँ आपकी कोई जैसे रिसेप्शन हो वहां पर, तो कम से कम आप अपनी जिम्मेदारी तो महसूस करें कि जी लोगों को लिए मास्क इंश्योर करें। जब इतना ज्यादा फैलाव हो रहा है, जिम्मेदारी बिल्कुल महसूस करनी चाहिए और हर शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो मास्क भी पहने और वैक्सीन भी लगवाए। लेकिन सर जब हम गुज़िश्ता रोज बात भी कर रहे थे, ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन जो है शादी हॉल्स के, उसके सदर हमारे साथ मौजूद थे, तो वो ये बात सामने रख रहे थे कि हम शादी हॉल्स को बंद नहीं करना चाहते और जब हम बंद करते हैं तो लाखों लोग ऐसे होते हैं जो बेरोजगार हो जाते हैं। तो कुछ हुकूमत को ऐसे फैसले करने चाहिए कि तमाम SOPs को फॉलो कराया जाए लेकिन शादी हॉल्स को, इन तमाम जगहों को बंद न किया जाए। साहब उन्होंने साथ साथ एक और बात भी की कि भाई आए ना आप वहीं पर आके रैंडम आके चेक करें, रैंडम आके देखें। इस तरह करके अगर बड़े पैमाने पे बंद कर देंगे तो ना बात होगी ना कोई डिस्कशन होगा। तो वो ये चाहते हैं कि भाई आकर बात की जाए। तो सर सवाल मेरा यहाँ पर यही है, तो क्या हुकूमत सोचेगी अगर आप लोगों को ज्यादा जाहिर है जब केसेस बढ़ जाएंगे तो सोचा जाएगा कि शादी हॉल एसोसिएशन वालों से बात की जाए, बातचीत करने के बाद कोई मिल बैठकर फैसला किया जाए ताकि बंद भी ना करने पड़े और लोगों के जो फैलाव है लोगों में कोविड का खासतौर पर उसको भी रोका जा सके। देखिए हमने ये लास्ट जो हमारे टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी, आपको अगर याद होगा, हमने उस वक्त भी ये गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप जो है वो लोगों को कोशिश करें कि आप कोशिश क्या करें, आप अपने तौर पर तो कुछ पाबंदी अपने आप जब हम सख्ती करने जाएंगे तो हमारी सख्ती ये होगी कि आपका जो किसी एक का शादी हाल बंद हो जाएगा, फिर कोई दूसरे के जो है ना वो उस फिर ये सोसाइटी में कहेंगे कि जी शादी वाले बंद हो गए थे, हमारे इवेंट्स खत्म हो गए, हमारी जो है वो रिसेप्शन हमने 50, 500, 1000 लोगों को इनवाइट किया हुआ था, वो लोग नहीं आ सके, तो फिर अगेन हमें जो है ना वो बैड नेम से पुकारा जाएगा। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पहली एफर्ट तो ये खुद करें ना। जब ये ऑर्गेनाइजर हैं, ये इनकी एसोसिएशन है, हाउ मेनी ऑफ देम हैव एवर स्पोकन टू समबडी जो जिनको इनके एसोसिएशन के मेंबर्स उनमें से किसी से बोला है कि यार आप ये जिसे नेशनल का हर एक, अगर गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर आपसे एडवाइस करती है कि आप खाना बुफे के बजाय कोशिश करें कि आप एक प्रिंसिपल बना लें कि जी इस वक्त इतना ज्यादा स्प्रेड है, हम खाना जो है वो बुफे नहीं कर सकते, आपका बुफे ले नहीं सकते, हम आपको नहीं कर सकते, सर्व करेंगे, उस पर सर्व करेंगे जब आप एग्जिट हो रहे हैं, ताकि जो है ना वो स्प्रेड कर कहीं फिर आप कहेंगे जी हमारे पास वो लोग आएंगे, आपकी शादी में 1000 सपोज लोग आते हैं या 500 लोग आते हैं या 200 लोग आते हैं, तो हमारे पास वो लोग हैं जिनके पर मास्क लगा हुआ हो या जो वैक्सीनेटेड हो, या कोशिश करेंगे हमारे पास मुअम्मर अफराद ना आए, बच्चे ना आए, ताकि वो स्कूलों में कल को जाते हैं उनके स्प्रेड का रीजन। बिल्कुल ठीक है कासिम सर साहब, सब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मतलब सेकेंड डोज, थर्ड डोज लगवानी जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है? एब्सोल्युटली जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में, देखिए वैक्सीन है, ये कंसेप्शन लोगों के दिमाग में ये निकलना चाहिए कि हमने वैक्सीन करवाई है तो हमें कुछ नहीं होगा। वैक्सीन आपको सिवियरिटी ऑफ द जो है वो डिजीज से बचाती है। वैक्सीन डजंट प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। आपका बूस्टर शॉट भी लगा हुआ है, 2 लगे हुए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसलिए द मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, लेकिन मैंने जो है वो मास्क उतारा है ना मेरा ड्राइवर उतारा है, ताकि हम
हमारी आपको मास्क सेफ्टी में इसी में देखा है कि हम खुद को प्रिकॉशंस में जो है वो रहें। और बिल्कुल कासिम सुमरो साहब, आप हमारे शो में भी आते हैं, जब भी स्टूडियोज में भी आते हैं तब भी आप मास्क पहने रखते हैं। ये बहुत हम सब जाहिर है आप लोग आपको सुन रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले पाकिस्तान में, और तफसीलन हम बात कर रहे थे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोविड केसेस में इजाफा हो रहा है, तो ये तमाम बातें जानना बहुत जरूरी हैं और इस पर अमल करना बहुत जरूरी है। हम सब की एक जिम्मेदारी भी है कि हम सब लोग अपने आसपास लोगों को भी बचाएं, अपने आप को भी बचाएं, मास्क का इस्तेमाल करें। अगर वैक्सीन आप लोगों ने नहीं लगवाई तो वैक्सीन लाजमी लगवाएंगे। केसेस में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, खासतौर पर इज्तिमात में जाने से इस वक्त इज्तनाब करें, कोशिश करें कि घरों में रहें अगर जरूरी नहीं है, और अगर जरूरी है तो फिर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें जहां भी जाएं। बिल्कुल। अब पाकिस्तान की मैं जरा वापस एक और चीज ऑब्वियसली जो हम जिसपे बहुत ज्यादा हमारी रौनकें बड़ी मशहूर हैं, हमारे खाने बहुत मशहूर हैं, हमारे नाश्ते बहुत मशहूर हैं, मतलब रात से लेकर सुबह तक के पकवान ही पकवान नजर आते हैं। आप पंजाब जाएं तो वहाँ पे अपनी लज्जत है, आप KP के साइड जाएं वहाँ अपनी इज्जत है, आप बलूचिस्तान साइड जाएं वहाँ अपनी, और आप सिंध में आते हैं तो अपनी लज्जतें हैं। लेकिन पाकिस्तान के कौन से नाश्ते खाए जाते हैं बैरून मुमालिक, जितने भी इलाके हैं और दूसरे कंट्रीज हैं वहाँ पर, आइए आपको दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं। देश देश फैली है पाकिस्तानी खानों की खुशबू, और मैं आज अपनी पेट पूजा करने के लिए कराची में ही मौजूद हूँ। कराची में तो खानों की बहुत वैरायटी मिलती है, लेकिन जो लोग बर्मिंघम में हैं वो अपनी पेट पूजा कैसे करते हैं, नाश्ता कहाँ करते हैं और क्या करते हैं, आइए बर्मिंघम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और भाई कैसे सुबह सुबह कहाँ थे? आज कोई देसी नाश्ता करने का प्लान बन रहा है सर। देसी नाश्ता ऊपर से नुक्ता इस जमात की ठंड, आइडिया तो अच्छा आपका। हाँ जी, और फिर आपको पता है कि बर्मिंघम तो ऐसा शहर है जहाँ आपको पाकिस्तानी जो है खाने और नाश्ते इस तरह की चीज़ें तो ये भरा पड़ा है। तो सर फिर दो हाथ हो ही जाए। आए चलते हैं फिर। बहुत अच्छा यहाँ का खाना है। हलवा पूड़ी स्पेशली हमने अभी ऑर्डर की थी, साथ नान ऑमलेट है, एवरीथिंग वाज सो नाइस। और हमें हमेशा यहाँ पे आके अपने मुल्क की याद आती है, पाकिस्तान की याद आती है। हमने अभी जो है नाश्ता किया है, पाए और साथ चने, वेरी टेस्टी। पाकिस्तान की तरह इधर भी हमें एग्जैक्टली जो है सेम चीज़ें मिलती हैं और माशाल्लाह वेरी नाइस। मैं आज पहली बार इस रेस्टोरेंट में आया हूँ और बिल्कुल पाकिस्तान का टेस्ट मिला है। चाय, पराठा, चने, बहुत मज़ा आया है। माशाल्लाह पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई। हम लोग रेस्टोरेंट में आया था इधर पाए के खाने के लिए। इधर हमको अफ़गानिस्तान के पाए याद आते हैं, बहुत ऐसे उधर से ऐसे मिलते हैं हमको, इधर भी सेम पाए मिलते हैं हमको, बहुत मज़े का था। जी हम लोग यहाँ 5 साल से ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं जी, और प्योर देसी कुजीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं फूड को, और बिल्कुल पाकिस्तान जैसा माहौल दिया हुआ है हमने, और खाना जो है वो बिल्कुल पाकिस्तानी ऑथेंटिक फूड टाइप होता है। सर्दी के इस मौसम में दियारे गैर में पाकिस्तानी लज्जत और नफासत से भरपूर खाने किसी नेमत से कम नहीं जो वतन अजीज़ की याद ताज़ा कर देते हैं। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। तो बर्मिंघम में तो पाकिस्तानी नाश्ते की धूम मची है, लेकिन तुर्की से उठ रही है बिरयानी की खुशबू। तो तुर्की में हमारे जो नुमाइंदे 92 न्यूज़ के, वो आपको अपने साथ ले जाते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पे कौन सी बिरयानी मिलती है। जी आज मेरा बिरयानी खाने का मूड है, लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं, फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। मेरे मुल्क के जाके यहाँ भी तुर्की में भी धूम मचा रहे हैं। चले आए मेरे साथ और बिरयानी के मज़े से लुत्फ़ उठाते हैं। शहर इस्तांबुल में मौजूद हूँ। पाकिस्तानी खानों की खुशबू इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी खाने खाली तुर्की में नहीं, पूरी दुनिया में अपना नाम कमा चुके हैं। आदि बाइट 92 न्यूज़ तुर्की।
तो बर्मिंघम में तो हमने देखा, इसके साथ साथ तुर्की में भी हमने देखा कि कौन कौन से खाने वहाँ पर मशहूर हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम स्कॉटलैंड का रुख करें तो स्कॉटलैंड में वो कौन से ऐसे पकवान हैं जो वहाँ के दस्तरखान की जीनत बनते हैं, ये भी हमारे 92 न्यूज़ के नुमाइंदे बता रहे हैं। वो चल के देखिए जब तक मैं अपना खाना तैयार करूँ। आज मेरा पाकिस्तानी स्टाइल की देसी कढ़ाई खाने को दिल चाह रहा है, क्योंकि मैं स्कॉटलैंड में रहता हूँ, फिर भी टेंशन की कोई बात नहीं है। आज मैं देसी कढ़ाई खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाऊँगा जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के देसी हमारी जो खाने हैं पसंद किए जाते हैं, ना कि पाकिस्तानी बल्कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो भी इन खानों को पसंद करते हैं। रेस्टोरेंट आबादी में आ गया हूँ। जिस तरह के बाहर जब भी ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं तो मैं आप पाकिस्तानी खाने के लिए हम तरसते कहाँ जाएँ, मगर पाकिस्तानी खाने पूरी दुनिया में हर जगह रेस्टोरेंट मौजूद हैं। आज जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि हम रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, आज हमने चिकन कढ़ाई आपको दिख रहा है, देखिए इसकी शक्ल दिखाई रहा है कि यही चिकन कढ़ाई जो कि बहुत मशहूर है रहमत रेस्टोरेंट आबादी में, जो वहाँ पर हैं। हमारे जो खाने हैं देसी खाने खाने के दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। जिस तरह पूरी दुनिया में हमारे खाने मशहूर हैं। हाजी साहब से बात करते हैं जो पिछले 53 साल से जो इस बिज़नेस में है। जैसे फरमाइएगा यहाँ पर हमारे एशियन लोग कितने आते हैं और गोरे कितने आते हैं? तकरीबन 50-50 होते हैं। गोरे जो लोग हैं, अंग्रेज़ लोग हैं, ये भी बहुत अपनी खानों को बहुत पसंद करते हैं और अब ज़्यादा वो इसीलिए यहाँ आते हैं। अपने देसी लोग भी बहुत आते हैं, तो ये काफ़ी हमारे खाने बहुत मकबूल हैं। जब से रहमत आया है तो माशाल्लाह सब पाकिस्तानी फैमिलीज़ इधर आती हैं, एंजॉय करती हैं खाना, और इनका फूड बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोगों ने नाश्ता देख लिया, आप लोग नाश्ता कर लें, हम भी नाश्ता कर लेते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। परफॉर्मेंस की बेस पर, उनकी कारकर्दगी की बेस पर उनके जो सर्वेस किए जा रहे हैं उसमें उनको एक तरह से ये कहा जा रहा है कि किस किस सीएम की किस किस चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस अच्छी रही है पाकिस्तान में, किन सूबों में किस चीफ मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा सबसे अच्छा काम किया। माया अच्छा काम किया है, पॉपुलैरिटी कैसी रही, क्या आवाम कहती है, क्या आवाम को कौन सा लगता है वजीर आला जो है वो उनके लिए उनका और क्या आप है? गैस कर सकती हैं कि 45% आवाम ने कारकर्दगी के लिहाज से किस वजीर आला का नाम लिया? नहीं, वन एंड ओनली उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब का नाम लिया गया है 45% लोगों की जानिब से कि वो सबसे ज्यादा मकबूल भी हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की नई सर्वे रिपोर्ट जो आई है उसमें कारकर्दगी के लिहाज से उस्मान बुज़दार साहब पहले नंबर पर हैं, बिल्कुल, जबकि महमूद खान दूसरे नंबर पर है, मुराद अली शाह तीसरे नंबर पर, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान का आखिरी नंबर। बेचारे वज़ीर आला बलूचिस्तान आखिरी नंबर पर रह गए। बट देन अगेन फैसलाबाद की आवाम क्या कहती है जानते हैं हमारे नुमाइंदे 92 न्यूज़ से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं सबसे आगे निकल गए हैं। सूबों में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के हवाले से पहली पोजीशन आई है। जो तमाम सूबे उनमें पंजाब सरफ़हरिस्त रहा है, तो इसका मतलब है कि वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी नंबर 1 रही है। क्या पंजाब के अवाम भी यही समझते हैं, बिलखुसूस फैसलाबाद के अवाम? आइए उन्हीं से जानते हैं। काम जो दिखाई दे रहे हैं ना वो तो नहीं है। डेवलपमेंट के काम हो गए, जैसे कंस्ट्रक्शन के काम हो गए, तो बाकी तो नहीं जानते हैं। 0 के साथ 2 0 और लगा दें, नंबर 1 आ गए। इसी तरह जैसे वफाक हुकूमत नंबर 1 जा रही है ना, इसी तरह ये भी नंबर 1 है और पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इन्होंने। हमें तो जिम्मेदार है, हमें तो खाद ही नहीं मिल रही। हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। देखो जी पेट्रोल वो भी 3 रुपये अब और महंगा हो गया है। हमारी तरफ तो ना तो कोई सहूलत है ना और सड़कें वो ही पुरानी नवाज शरीफ के दौर की बनी हुई हैं, अभी तक इतने डूंगे खड्डे पड़ गए हैं। इसकी कारकर्दगी यही है कि ये सिर्फ अपने आप को ही फ़ायदा देते हैं, किसी को नहीं देखते हैं, बस अपना देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सरदार उस्मान बुज़दार की खूबियाँ क्या हैं, आप टीवी पे देखते हैं?
मैं इसको देखता हूँ, लेकिन ये जो है बस अपनी मनमानियाँ करता है और कुछ नहीं करता है, बस यही है इसका। मैं तो इसका यही कह सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे अब इसके बारे में कुछ कहना नहीं मैं चाहता। बाकी अल्लाह इसको हिदायत दे। जी, तो आपने जानी फैसलाबाद के अवाम की राय कि वो हुकूमती कारकर्दगी से किस हद तक मुतमिन हैं। बहरहाल अगर हालिया सर्वे को मद्देनजर रखा जाए तो देखते हैं कि दीगर सूबों के वज़राए आला नंबर 1 कब आते हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ गुलाम दस्तगीर, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। तो मकबूलियत से मुतालिक जो बातें सामने आ रही हैं, जो सर्वे किया गया, उसके बाद जो लोगों की राय है वो भी आप लोगों ने सुनी है। तो इस पर हम इस सर्वे में बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तारिक जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगा। और हमने जो देखा, जो हमने राय ली, उसमें तो उस राय के बिल्कुल बरक्स चीज़ें हमें देखने को मिली। लेकिन ये आपने जो सर्वे किया है, इसमें जो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो पहले नंबर पर आए, इसमें कितने लोगों को शामिल किया गया था, सैंपल साइज क्या था, कहाँ सर्वे किया गया? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, ये जो सर्वे है ये किसी एक शहर या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता। ये हमने मुल्क की 65 डिस्ट्रिक्ट्स में किया था, जिसमें 3769 लोगों को सैंपल किया गया था। तो किसी भी अच्छे सर्वे की तरह जो है इसको सैंपल को पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड आउट किया गया। वहाँ से फिर जो है डाटा कलेक्ट करके तो उसके ऊपर रिपोर्ट जनरेट की गई। इसमें तमाम तबका फिक्र के लोग शामिल होते हैं, इसमें तमाम एजुकेशन ग्रुप के लोग शामिल होते हैं, इसमें शहरी और देहाती लोग शामिल होते हैं, और इसमें जो है मेल और फीमेल लोग शामिल होते हैं। इन तमाम लोगों की राय को जब इकट्ठा किया जाता है तो जो मजमूई राय सामने आती है वो उसके मुताबिक फिर जो है ना रिपोर्ट। तो इस पार्टिकुलर सर्वे के लिए हमने जो है 2 इश्यूज़ पर जो है 2 से 3 इश्यूज़ पर हमने लोगों से राय ली। एक तो ये कि इनकी मजमूई गवर्नेंस के बारे में आप बताएं कि आप कैसे समझते हैं, और दूसरा ये कि हेल्थ और एजुकेशन में तमाम चारों सूबों की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया है। तो जब हमने ये देखा कि हेल्थ और गवर्नेंस के जो इंडिकेटर्स हैं वो पंजाब में रिलेटिवली बेहतर आ रहे हैं बनिस्बत दूसरे सूबों के, तो फिर जो है जो मजमूई सूरत हाल सामने है उसमें हमें फिर ये नज़र आया कि पंजाब में जो है उस्मान बुज़दार साहब की जो हुकूमत है वो रिलेटिवली बेटर है विद कंपेयर टू अदर 3 प्रोविंसेस। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरा सवाल था तारिक साहब आपसे एक है कि वज़ीर आला पंजाब किन कामों की बुनियाद पर, मतलब अपनी कौन सी परफॉर्मेंसेज या किस हवाले से जो है वो मकबूल तरीन जो है वो करार पाए इस सर्वे के मुताबिक, लोगों ने क्या कहा? जी, इसमें हमने जैसा बताया कि 2 मेन इंडिकेटर्स लिए। एक तो ये था कि हेल्थ में जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं पंजाब में, यानी जब इंसान जाता है किसी सरकारी हॉस्पिटल में, क्या उसको डॉक्टर मिलता है, क्या उसको दवाई मिलती है, या उसको वेटिंग एरिया में उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है। तो उसमें हमने ये देखा कि जो पंजाब में जो सिचुएशन थी वो तकरीबन 72% के करीब लोग जो हैं वो उन्होंने ये कहा कि हमें ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जबकि 28% ने कहा कि ये फैसिलिटीज़ नहीं है। इसी तरह सूबा सरहद में ये जो फैसिलिटीज़ थी वो 67% लोगों ने कहा। सबसे कम जो हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ के ऊपर जो इंडिकेटर्स आए वो सिंध में ख़राब थे, जहाँ पे 46% लोगों ने ये कहा कि जी हमें ये सहूलतें नहीं मिलती, ना डॉक्टर मिलता है, ना हमें वहाँ दवाई मिलती है, ना हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं। तो इसी तरह दूसरा जो इंडिकेटर हमने लिया वो एजुकेशन का था कि जी जब आप बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं सरकारी, तो क्या वहाँ टीचर्स आ रहे हैं, क्या वहाँ पे प्रॉपर एक पक्का कमरा मौजूद है जिसमें बच्चों को बैठाया जाता है। तो अगेन सिंध में सबसे कम जो है ना वो हमें नज़र आया कि वहाँ पे लोग जो सरकारी तालीम की सहूलियात है उनसे मुतमिन थे, जबकि पंजाब में 86% अवाम ने कहा जो अपने बच्चे स्कूलों में भेजते हैं सरकारी स्कूलों ने कहा जी जहाँ वहाँ जाते हैं हमें टीचर्स भी आ रहे हैं और हमें प्रॉपर एक एजुकेशन भी वहाँ पर दी जा रही। तो इन 2 इंडिकेटर्स पर हमने फिर जब कंपैरिजन किया तो पता लगा कि पंजाब इज परफॉर्मिंग रिलेटिवली बेटर देन द अदर प्रोविंसेस। अच्छा, आप लोग दीगर सर्वेज भी कर चुके हैं सियासी रहनुमाओं के बारे में, सियासी लोगों के बारे में, लीडर्स के बारे में, उस हवाले से भी कोई तफसीलात शेयर कीजिएगा। ये तो सीएम की बात हो गई, चीफ मिनिस्टर्स की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा जो दीगर लीडरान हैं क्या उनके भी कुछ सर्वेज आप लोगों ने किए? जी, हमने पार्टी की रेटिंग्स भी ली कि आजकल आपको पता है कि ये बहुत एक शोर गुलगुला है हमारे मीडिया में भी, और कि जी शायद स्नैप इलेक्शंस हो जाएं, शायद नए इलेक्शंस परफॉर्म हो जाए। तो हमने ये भी लोगों से पूछा कि अगर अभी इलेक्शन हो जाएं तो आप किस पार्टी को वोट देंगे। तो जो नेशनल पिक्चर हमारे सामने आई
वो उसमें 29% लोगों ने PMLN को सपोर्ट करने का कहा, जबकि 28% लोगों ने PTI को। तो इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि अगर इलेक्शन दोबारा होते हैं तो किसी एक पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी मिलने का इम्कान नहीं है और बड़ा नेक टू नेक मुकाबला होगा फिर से। और इसी तरह जब हमने सूबों में जब हम गए तो वहाँ पे हमें पंजाब में PMLN आगे नजर आती है, KP में PTI आगे नजर आती है, और जी और सिंध में पीपल्स पार्टी 44% के साथ सबसे आगे है, और बलोचिस्तान में मिक्स अप्रोच है, वहाँ पे बाप, PTI और पीपल्स पार्टी वगैरह के नंबर्स हैं। तो इससे हम ये खर्च कर सकते हैं कि इट इज़ मोर लाइकली कि अगेन PTI की हुकूमत बन जाए KP में और पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में बन जाए, क्योंकि आवाम की जो राय है उनके साथ अभी तक जुड़ी हुई है। यही अपडेट है। अच्छा तारिक साहब, एक बार बताइएगा, एक और सवाल जहन में आ रहा है। अब ज़रा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से आ जाए बात। सवाल है कि क्या उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, कमी हुई है, या मुल्की वो डेफिनेटली मुल्की हालात के बिना पर कोई मकबूलियत में इंक्रीज आया है, डिक्रीज आया है, ऐसा कोई सर्वे हुआ है? जी देखें, इससे हम ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, 32% वोट लिए थे PTI ने पिछले इलेक्शंस में, और चूंकि अभी वो 28% पे है तो थोड़ा 4% का जो है वो स्लैश हुआ है उनकी सपोर्ट में, और वो उसकी वजूहात भी समझ में आती हैं, मतलब कोरोना है या इकोनॉमिक डिफिकल्टीज है, महंगाई है। तो एक नज़र ये आ रहा है कि 4 से 5% लोग जो हैं वो डिप आया है इनकी पॉपुलैरिटी। तारिक साहब की आवाज़ मेरे ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गई है। तारिक जुनैद साहब, शुक्रिया हमारे शो में आप आए, शिरकत की और ये सर्वे के बारे में हमसे शेयर की तमाम चीज़ें कि किस तरीके से सर्विस कराए गए और जो मकबूलियत है, जो कारकर्दगी की बुनियाद है, उस बुनियाद पर सवालात किए गए लोगों से, और कई अजला में लोगों से ये सवालात किए गए, जानने की कोशिश की गई। और ऐसे सर्विस बहुत अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि जैसे कि वो जिक्र कर रहे हैं इलेक्शंस का भी, इलेक्शन से पहले जब आप ऐसे सर्विस कराते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कौन सी पार्टी कितनी मकबूल है, कौन अपनी कारकर्दगी में आगे जा रहा है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो इन्होंने बातें शेयर की कि सिंध में किसकी मकबूलियत है, और कंपैरेटिवली लोग पंजाब के वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मुतमईन है, 48% कह रहे हैं। वेल देन अगेन वही उन्होंने कहा कि बड़ा नेक टू नेक होगा नेक्स्ट इलेक्शन, तो ऑब्वियसली आवाम को भी अपने फैसले करने और अपना फ्यूचर डिसाइड करना है कि अगले 5 साल किसको जो है वो अपना जो है वो फ्यूचर किसके हाथ में देते हैं। लेकिन साथ में जो हमारे एक और हाथ में देते हैं वो होती है वो झूठी रसीद, जो हमें अगर हम जाते हैं कराची की सड़कों पे, हम पार्किंग के लिए जाते हैं शाहजेब, तो हमें बेसिकली कितने पैसे होने चाहिए आम आवाम को नहीं पता होता। कहीं पे 50 रुपए ले रहे हैं, कहीं पे 30 रुपए ले रहे हैं, कहीं पे कुछ ले रहे हैं, कहीं पे पर्ची देते ही नहीं है, वैसे ही आपसे 100 रुपए या 50 रुपए वसूल कर लिए जाते हैं। तो पार्किंग का जो इशू है कराची में, उसमें हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। और अब अदालती हुक्म के बाद इस पर कितना अमल हो रहा है, क्या सूरत हाल है सड़कों की, क्या अभी भी गैर कानूनी पार्किंग हो रही हैं, क्या अभी भी पैसे वसूल किए जाली रसीदों पर, ये जानने के लिए हमने अपने नुमाइंदे 92 न्यूज़ से रब्ता किया है, वो हमें मजीद बता रहे हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर ज़ैनब मार्केट पे। मेरे दोनों अतराफ आप देख सकते हैं कि बल्दिया जुनूबी की सरकारी चार्ज पार्किंग कायम है। यहाँ पर शहरियों का कहना है कि सरकारी पार्किंग के अंदर शहरियों से ज़बरदस्ती जो है ज़ायद पार्किंग फ़ीस वसूल की जाती है। सरकार की मुकर्ररा जो पार्किंग फ़ीस है मोटरसाइकिल के लिए 10 रुपये है और गाड़ी के लिए 20 रुपये है, लेकिन यहाँ पर शहरियों का कहना है कि उनसे ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल के 30 रुपये, 20 रुपये, गाड़ी के 50 से लेके 150 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर मसरूफ़ तरीन तजारती मरकज़ है, ख़रीदारी के लिए आते हैं। जब वो ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आते हैं तो अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल लिए उधर उधर मारे मारे फिरते रहते हैं, क्योंकि सरकारी जो पार्किंग है उसके अंदर जो अमला यहाँ पर मौजूद है, जिसके पास ना ही सरकारी रसीद मौजूद है, ना ही और कोई दस्तावेज़ात मौजूद है, लेकिन वो शहरियों से ज़बरदस्ती ज़ायद पार्किंग फ़ीस वसूल करके जेबें भर रहा है, जिसके लिए लोग बड़े मुश्किलात में हैं। आइए इस हवाले से जो शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं, शहरियों का क्या कहना है, हम उनसे ही बात करते हैं। मुश्किलात ये हैं सारे, देखें सारे जो पार्किंग एरिया, नॉन पार्किंग एरिया में इन्होंने खड़ी करी हुई है और ले रहे हैं फ़ीस। किसी से 20 रुपए लेते हैं, किसी से 30 रुपए लेते हैं, ना इनके पास पर्ची होती है ना कुछ होता है, बस ऐसी। फीस ले रहे हैं आपसे 20 रुपये। 20 रुपये जी। तो आपने तो रसीद नहीं मांगी? रसीद इनके पास है नहीं।
रसीद इनके पास है नहीं। आपको कैसे पता ये सरकारी आदमी है कि नहीं है? अब हम क्या करें, सरकारी ये नहीं है। भाई आप कौन से डीएमसी को? हमारे को तो डीएमसी ठेकेदार ने दिया है कि अजीज पठान ने। ये कितनी पार्किंग फीस ले रहे हो? शहरी कह रहे हैं मोटरसाइकिल के 20 रुपए ले रहे हो, कोई 30 रुपए ले रहे हो। 30 कोई नहीं देता है, आपके पास वो 10 देता है, कोई 20 कोई 10 देता है, कोई 20 देता है। 20 क्यों देता है? पला उठा के ले जाएंगे 200 भरेंगे, वो 20 रुपए देते हैं। मतलब ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हो। हम नहीं उठाने वाले, पुलिस वाले उठा के ले। डीएमसी की रसीद कहाँ है? वो मालिक के पास है। आप क्यों खड़े हो फिर? मालिक के पास है। मालिक ने तो खड़ा किया है ना। वो रसीद क्यों नहीं है आपके पास? वो देगा तो जैकेट भी आ रही है, टोपी है ना, ये टोपी नहीं जैकेट किधर है डीएमसी की? वो ठेकेदार देगा तो हम पहनेंगे ना। कहाँ है पर्ची? अभी आ रहा है। तो फिर पार्किंग फीस भी जब वो आएगा तो जब लेना, अभी क्यों ले रहे हो? अभी सिंगल लाइन है, सिंगल चल रही, मार्केट खड़ी है। हद से ज़्यादा जो है ना आवाम को परेशान किया जाता है, जिस पे ये माफिया है पूरा, और ये फ़ीस वसूल करते हैं, जबकि ये इतनी मुश्किलात आवाम के लिए, आवाम ऑलरेडी रोड टैक्सेस वगैरह पे कर रही है। ये 20 से 50 रुपए तक वसूल किए जाते हैं। हर जगह बदमाशी उनकी एक अलग से है, आवाम के साथ बदतमीज़ी की जाती है। तो ये मेरा ख्याल है ये पूरा एक माफिया है, जो माफिया मिल के ये पूरा सेटअप चला रहा है। यहाँ पे अगर आप किसी ऐसी जगह पे खड़ी कर दें मोटरसाइकिल, तो वो उठा ली, लिफ्ट कर ली जाती है, उसके अगेंस्ट 200-250 रुपये वो चार्जेस अलग लिए जाते हैं। मेरे ख्याल में चार्ज पार्किंग माफिया की लूटमार पर जब हमने डायरेक्टर चार्ज पार्किंग सुमेरा हुसैन से रब्ता किया उनका मौक़िफ़ जानने के लिए, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि डायरेक्टर चार्ज पार्किंग सुमेरा हुसैन पर सरकारी रेवेन्यू में खुर्द और महकमा चार्ज पार्किंग के अंदर की जाने वाली संगीन बदउनवानियों के इल्ज़ामात पर तहकीकात की जा रही है। कैमरामैन अम्मार खान के साथ फरीद आलम, 92 न्यूज़ कराची। सबसे बड़े पाकिस्तान में अभी बहुत कुछ बाकी है, तो प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। सबसे पहले पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, और हम पुलिस की जो कारकर्दगी है, इससे पहले हम बात कर रहे थे सीएम पंजाब की कारकर्दगी पर, और अब हम पुलिस के एक ऐसे कदम की बात करेंगे जो कि वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि हुआ कुछ यूँ था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि पंजाब में या दीगर शहरों में भी उनके घरों पर कब्जा हो जाता है, और कब्जा जो किया जाता है वो छुड़वाने के लिए वो खुद तो बेचारे बैठे होते हैं उन ममालिक में जहाँ से वो आ नहीं सकते या आना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो जब कब्जा कर लिया जाता है तो फिर उनको अकोमोडेट नहीं किया जाता पुलिस की जानिब से। लेकिन इस बार हमने एक एग्जाम्पल ऐसी देखी है कि पुलिस की जानिब से बेहतरीन जो कारकर्दगी है वो दिखाई गई है। जो खातून थी उन्होंने जो है वो शिकायत की सीसीपीओ से, और सीसीपीओ से शिकायत करने के बाद हमने देखा कि जो कनाडा में रिहाइश पजीर है खातून नायाब नाज, पुलिस ने उनकी शिकायत पर ये एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद वो घर वागुजार करवाया। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने पुलिस को कंप्लेन की। कितने लोग तो परेशानी के मारे, इस डर के मारे, इनसिक्योरिटी के मारे कि भाई पुलिस हमारी यहाँ मदद करेगी भी नहीं करेगी, पता नहीं हमारा उल्टा जो बचा कुचा घर है वो भी हमारे हाथ से निकल जाए। और शाहजेब ने कहा ना कि आप कब्जा हो जाते तो आप छुड़वा भी नहीं पाते, और कब्जा होने ना भी हो आप इस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि पता नहीं हमारी पीछे जो प्रॉपर्टी है उसका क्या होगा, हमारा घर है उसका क्या होगा, कहीं कब्जा ना कर ले, हमारी जमीन है कहीं वो कोई हथियार ना ले। ये खौफ रहता है ओवरसीज पाकिस्तानियों को। यहाँ पे लोग लड़ाई झगड़े से भी घबराते हैं, तो कोशिश यही होती है कि पुलिस से शिकायत की जाए और उस पर कोई एक्शन हुआ जाए। बताया जा रहा है कि बागबानपुरा में कामरान नामी मुबैना कब्जा ग्रुप ने ओवरसीज पाकिस्तानी खातून से घर किराए पर लिया था, और ना वो रेंट दे रहे थे ना घर छोड़ रहे थे, और इस तरीके से उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इसी मामले पर हम मजीद बात भी कर लेते हैं, और हमें ज्वाइन किया एसएसपी डिसिप्लिन लाहौर इजाज रशीद साहब ने। इजाज साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, वाकई काबिल तारीफ कदम है जो उठाया गया है पुलिस की जानिब से, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि ये कब्जा किया किसने था और ये कब्जा छुड़ाया किस तरीके से गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने चैनल के तवज्जुह से मुझे ये बात लोगों तक पहुँचाने के लिए मौका दिया। एक्चुअली ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं ये ख़ुद तो ज़ाहिर है रोज़गार के सिलसिला में मुल्क से बाहर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, जो उन्होंने वहाँ शब रोज़ मेहनत करके बनाई होती है, वो यहाँ पे अगर रेंट पे दे दें
या किसी रिलेटिव के हवाले कर दें उसकी टेक केयर के लिए, तो आम तौर पे ये देखा गया है कि वो रिलेटिव बाज़ात उस पर कब्ज़ा कर लेता है, या वो जिसको रेंट पे देते हैं उसको ये पता होता है कि ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वो उस पर कब्ज़ा करके बैठ जाता है और वो उसको खाली नहीं करता और बाज़ औक़ात वो रेंट देना भी बंद कर देता है। उस हवाले से ये जो खातून थी शमाइला बीबी, नायाब नाज और इसी तरह ये हमारी परवीन बीबी थी, इन्होंने CCP साहब से कांटेक्ट किया। हमारा यहाँ पे ओवरसीज़ सेल बना हुआ है जहाँ पे ओवरसीज़ जो हैं वो डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं और वहाँ से फिर हम उस मैटर को इंक्वायर करते हैं। इंक्वायर करने के बाद देखते हैं, दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं और अक्सर औक़ात वो आर्बिट्रेशन से मामला हल हो जाता है कि जो काबिज़ होता है उसको जब ये पता चलता है कि अब ये आ गए और अब हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी तो जी जैसा जी बिल्कुल वही वाली बात आपकी बात से भी कि अक्सर लोग वही ना कब्जा माफिया का शिकार जिस तरह हो जाते हैं, ऑब्वियसली फिर वो डर के मारे पुलिस की तरफ नहीं जाते। वो एक ट्रस्ट लेवल का एक बड़ा चैलेंज है लोगों को, और ऐसे मजबूर लोगों को आप क्या चाहेंगे वो किस तरह आपके साथ एक ट्रस्ट लेवल ब्रिज बिल्डिंग अप्रोच कर सकें, वो एक आइस ब्रेकिंग होनी अब मेरा ख्याल है बहुत जरूरी। मैं समझती हूँ इस वाकये के बाद लोगों के अंदर एक ट्रस्ट लेवल डेवलप होना शुरू हो गया होगा या हो जाना चाहिए। जी एक्चुअली ये बड़ा इजी है। इसमें हमारा जो सेल है CCP ऑफिस, उसके साथ आप रब्ता कर सकते हैं और आप डायरेक्टली आके हमारे जो सरबराह हैं लाहौर के CCPO फयाज देव साहब उनको आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो उनकी सरबराही में हम यहाँ पे इंक्वायर करते हैं मैटर्स को और फिर उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई करवाते हैं बल्कि जो कब्ज़ा उन्होंने किया होता है उसको वागज़ार भी कराते हैं। और ये लास्ट ईयर मैं बताता चलूँ यहाँ पर कि 230 कनाल के करीब हमने इस कब्ज़ा ग्रुप से मुख्तलिफ़ लोगों से, जिनमें ओवरसीज़ भी थे और लोकल लोग भी थे, वो वागज़ार करवाई है, जिसकी मालियत आलमोस्ट कोई 900 मिलियन बनती है। जबरदस्त। अच्छा वही वाली बात है जहाँ आपने बताया जी अब वही वाली बात है इस वक्त जो सिचुएशन है ऑब्वियसली कि कई इंडियन खातून, उनका क्या जब उनका ये आप लोगों ने मसला हल करवाया तो उनका क्या उनके रिएक्शन क्या था उनका, उन्होंने क्या कहा खासतौर पर आपको? ये आपने देखा होगा कि वो मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाई, उन्होंने CCP साहब का शुक्रिया अदा किया और मेरे लिए वो फूल लेकर आई। तो पुलिस को फूल पेश करना ये उनकी मोहब्बत की निशानी है, उनके एतमाद की निशानी है। वो लोग समझते हैं कि पुलिस उनके लिए काम कर रही है, उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। सही बात। अच्छा सर, पर ये ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके से इस तरह के जो केसेस हैं वो किस हद तक निपटाए जाते हैं, और अगर हम सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल की बात कर लें, 2021 की बात करें, तो 2021 में ऐसे कितने घर थे जिन्हें वागुज़ार कराया गया है पुलिस की जानब से सिर्फ लाहौर शहर के अंदर? आप कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? एक्चुअली मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, कंप्लेंट्स के हवाले से मैं बात करूं तो हमें अपने कंप्लेंट सेल में, जिसके सरबराह खालिद सईद हमारे DSP हैं, 30,000 के करीब कंप्लेंट्स हमें मसूल हुई, जिनमें से हमने 28,000 जो हैं वो डिसाइड की और कोई 2,000 के करीब इस वक्त पेंडिंग चल रही हैं। तो ये तो वो फिगर है जो लास्ट ईयर हमने जो रिजॉल्व मैटर करवाए। अगर मैं कब्ज़ा ग्रुप के हवाले से, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आलमोस्ट कोई 236 कनाल के करीब अराज़ी जो है मुख्तलिफ, कोई कनाल का घर था, कोई अराज़ी थी, कोई 5 मरले का घर था, वो हमने वागज़ार करवाए कब्ज़ा ग्रुप से। अच्छा, और एजाज रशीद साहब यहाँ पर ये भी हमारे साथ चल रहे हैं, इनका तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरीके से ये कब्जे किए जाते हैं? जैसे कि अब खातून ने ये शिकायत की कि उनको रेंट पर घर दिया गया था, ना वो रेंट पे कर रहे थे और उन्होंने फिर कब्जा भी कर लिया। क्या यही तरीक़ाकार ज़्यादातर देखा जाता है कब्जा करने के लिए, या दीगर तरीक़ाकार भी ऐसे होते हैं जो ये अपनाते हैं?
एक्चुअली ये जो खातून थी जिनके घर पे कब्ज़ा किया गया था, इन्होंने तो वो रेंट आउट किया। जब उसने देखा कि यहाँ पर ये शी वाज आउट ऑफ कंट्री, तो उसने इस पे जो है वो कब्ज़ा कर लिया और किराया देना भी बंद कर दिया। ये तो सिंपल है। इसके अलावा ये लोग प्लान भी करते हैं, जो कब्ज़ा ग्रुप के लोग हैं, ये जब देखते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्री है तो वो उस घर को बाज़ गिरवी ले लेते हैं। गिरवी लेने के बाद उसके जाली डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। वो फेक डॉक्यूमेंट बना के उसको दूसरी पार्टी को फ़रोख्त कर देते हैं। और वो जब साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद उनको वहाँ पर पता चलता है, तो फिर वो बेचारे इधर आते हैं और इधर मारे मारे फिरते हैं। तो उन्हीं की जो ग्रीवियंसेस थे, उनकी जो कंप्लेंट्स थी, उनको हल करने के लिए सीसीपी साहब ने ये यहाँ पे ये सेल बनाया है, ताकि वो यहाँ आए और अपने कंप्लेंट्स यहाँ लेके आएँ और उनको डायरेक्टली हम सीसीपी साहब की सरबराही में रिजॉल्व करें। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है ओवरसीज पाकिस्तान के लिए कि आपकी अब पंजाब से अगर आपका ताल्लुक है, लाहौर में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है जनाब लाहौर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने। और समझती हूँ मैं कि मेरी ज़ाती राय ये है कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इससे बहुत सारे, और मैं कहती हूँ दीगर और हमारे सूबों को भी शाज़ेब इस तरह का जो है वो एक सपोर्ट, एक गारंटी पेश करनी चाहिए, जिसमें जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये हो कि हाँ यार हमारी जो ज़मीन सेफ है, हमारी प्रॉपर्टीज सेफ हैं। बहुत शुक्रिया SSP साहब मियां एजाज रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और ये तमाम डिटेल्स हमारे साथ जो है वो शेयर भी कर रहे थे, हमें बता भी रहे थे। आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम के हम जा रहे हैं आखिर की तरफ, लेकिन आखिर से पहले हमने आपको कहा था कि हम आपको बहुत टैलेंटेड बच्चों से मुलाकात करवाएंगे। जैसे तालिब इल्म जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि रोबोटिक्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे किसी से पीछे नहीं है, सबसे आगे निकलते जा रहे हैं। कैसे हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक निजी यूनिवर्सिटी में मुकाबला हुआ जिसमें पोजीशन हासिल की गई है इन मदारिस के बच्चों ने, और ये सच साबित हो गया, जो कि सच साबित किया कि इसने जामिया बैतुल सलाम के तलबान हैं जिन्होंने इस कंपटीशन में पोजीशन हासिल की। बिल्कुल ऐसा ही है, और इन्होंने रोबोकस्ट के नाम से ये जो है होने वाला जो इवेंट है इसमें इन्होंने जो इसका नाम रखा और मुख्तलिफ मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल की। और आज ये तीनों तलबा शहरियार खान, सुल्तान महमूद और एहतशाम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में मदारस के बाद धूम मचा दी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मुबारकबाद हम दोनों की तरफ से आपको, आप लोगों ने कमाल कर दिखाया है। पहले ये बताएं ये इवेंट के लिए कितने दिन की तैयारी की थी भाई? तकरीबन हम कर रहे थे, तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से इस कंपटीशन की तैयारियों में मसरूफ थे, और मेनली 7 टीम्स थी हमारी और 3 कंपटीशंस में हमने फर्स्ट पोजीशन ली है। वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ऐसा पता तो नहीं लग रहा, लेकिन शहरियार कौन से हैं, सुल्तान कौन से हैं, एहतशाम कौन से हैं, लेकिन आप तीनों से मेरा सवाल है, जो भी आप इसे जवाब देना चाहे, कि ये रोबोकस जो बेसिकली इवेंट था, जो इसमें मुकाबला था, ये रोबोट्स किस किस्म के रोबोट्स थे, और ये आप लोगों ने जो बनाए गए थे कितना अरसा इसमें लगा बनाने में, और बेसिकली ये रोबोट करता क्या है? बेसिकली 2 टाइप्स के कंपटीशन थे। एक मेज सोल्वर था जिसमें उसको रोबोट ने ऑब्स्टिकल्स के आगे आता था तो उसने अवॉइड करके अपना पाथ चेंज करना था, और दूसरा था लाइन ट्रैकिंग का। सिंपल उसने लाइन ट्रैक करनी थी, एक शीट के ऊपर की भी लाइन बनी हुई होती थी तो उसने वो ट्रैक करनी थी। हमने जबरदस्त। वैसे 2 कैटेगरीज थी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैटेगरी, तो दोनों में हमने पार्टिसिपेट किया, और एक फर्स्ट पोजीशन यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आई और 2 फर्स्ट पोजीशंस वो कॉलेज कैटेगरी में। और इसके अलावा इसमें सेंसर्स और प्रोग्राम्स यूज किए गए रोबोट्स में, और लाइन फॉलोइंग के लिए भी, और मेज सॉल्विंग। वैसे मेनली ये 2 कंपटीशंस थे जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा शहरियार, सुल्तान, एहतशाम, ये बताइए कि आप लोगों 2 सवाल एक साथ करूंगी और दोनों का एक साथ जवाब दे देना। ये बताइए क्या इससे पहले कभी कोई और मुकाबलों में मिलकर जो है वो शमूलियत की है और कोई पोजीशन ली भी है, और साथ साथ इस साथ काम करते हुए दोस्ती और कितनी मजबूत हुई? पहले दोस्ती थी बाद में काम शुरू किया, या पहले काम साथ शुरू किया और फिर दोस्ती हो गई? इससे पहले तो पाकिस्तान की जो हाईटेक की यूनिवर्सिटी तक्षला के अंदर, इससे पहले सबसे पहले हमने वहाँ पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा नस्ट जो इस्लामाबाद में है, NERC एक काफ़ी मशहूर इवेंट है, वो होता है।
वो उसमें पार्टिसिपेट किया। और ये तो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स थे। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। पिछले साल टेक्नोफेस्ट एक टर्की में इवेंट होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो सेमीफाइनल तक हमारी फर्स्ट पोजीशन आई, और फिर फाइनल में तो हमने जाना था लेकिन फिर कोविड वगैरह आ गया तो फाइनल में नहीं जा सके। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन हो गए। नेशनल लेवल में देखा जाए तो GI के इंस्टीट्यूट जो कि सवाबी में है, और हाईटेक टेक्सला में, और इधर NERC इस्लामाबाद, नस यूनिवर्सिटी में, इन सब में हमने पार्टिसिपेट किया हुआ है। डन, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं सुल्तान आपसे अब सवाल करना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि ये तासुर पाया जाता है मोस्टली कि जो मदारिस के बच्चे हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, IT में इतने आगे नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अचानक ये मंजर आम पर आकर प्रूव कर दिया कि बहुत अरसे से मदारिस के अंदर काम हो रहा था, साइंस के ऊपर भी, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, रोबोटिक्स के ऊपर भी, और रोबोट्स में जो बाकी यूनिवर्सिटीज इतना आगे नहीं है या कॉलेजेस इतना आगे नहीं है, उसमें आप लोगों ने सबसे आगे निकलकर पोजीशन भी हासिल कर ली। तो जरा मुझे अपने जो आप लोगों का जहां पर आप लोग तालीम हासिल करते हैं उसके बारे में बताइएगा। वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, रोबोटिक्स की क्या तालीम दी जाती है, और क्या ये सबको दी जाती है जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो ये तालीम हासिल करते हैं? जरा इस बारे में बताइएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। असल में ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट, इनकी कैंपसेज हैं तलगंग में, इधर पंजाब में और कराची में भी, और भी कुछ लाहौर इस्लामाबाद में भी इनकी कैंपसेज हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये कि O लेवल्स A लेवल्स भी करवाया जाता है, और फिर जो बच्चे इन क्लासेस में हैं उनको साथ एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रोबोटिक्स और जो मुख्तलिफ वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी उनको करवाए जाते हैं। तो इसलिए जब लेकिन ये बच्चों के अपने ऊपर है, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको फिर सिखाया जाता है और वो लर्निंग भी करते हैं, प्रोग्राम सीखते हैं, सब कुछ, और फिर आगे पार्टिसिपेशन के लिए भी जाते हैं। इसके अलावा डिबेट्स वगैरह भी होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये अब एक बहुत अहम सवाल ना कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी? बिकॉज जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने ये जो है वो चीज़ बनाई है, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स इस तरह देखे जाते हैं जहाँ पर बाकायदा पूरे रोबोटिक कार्स और रोबोटिक फाइटर्स बनाए जाते हैं और उनके मुकाबले होते हैं और उसमें शिरकत होती है। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई ये बताओ। असल में हमारी एक जामिया में लैब बनी है ब्लाटू हब के नाम से, तो उसमें बेसिकली जिसमें हम ये सब प्रोग्राम सीखते हैं, और फिर वहाँ से ये शौक़ पैदा हुआ कि हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। इतने ज़्यादा कंपटीशंस जो होते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में, तो उसमें फिर जो डिटेल्स आई और जो हमें मुनासिब लगा तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, उसकी तैयारी की, और ताकि एक प्लेटफॉर्म पे सारे ये जो एक सोच बनी हुई है कि मदारिस वालों को जो है ना दुनिया के बारे में कुछ इल्म नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अभी अरसा हो चुका है, एक पुरानी बात है। तो जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती वो शायद इस बारे में बात करते हैं, अगर देखा जाए और एनालाइज किया जाए तो भी काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन है। और ताकि एक प्लेटफॉर्म पे हम सब स्कूल्स और कॉलेजेस और मदारिस वाले बच्चे इकट्ठे हों और अपनी कौम को जो है ना एक यूनाइटेड फ्रेम में हम देख सकें। आप लोग के रोबोट्स जो हैं जिसके बारे में आप ये बता भी रहे थे, मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि जिस तरीके से वो लाइन फॉलो करते हैं या वो अपने जो पूरा मैप होता है उसमें फॉलो करते हैं या चीज़ें डिटेक्ट करके जो है उनको इग्नोर कर देते हैं। कोई आपके और ही प्लान्स हैं रोबोट्स बनाने के? क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम बड़ा पसंद है, इसमें मैं अक्सर देखता हूँ फाइटर रोबोट्स होते हैं, उनकी फाइट चल रही होती है। तो आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? किस किस्म के रोबोट्स आप आगे बनाने जा रहे हैं? जरा इस हवाले से भी बताइएगा प्लीज। यूईटी में फिलहाल तो यूईटी में एक कंपटीशन होने वाला है इसी रोबोटिक्स का, पेशावर के अंदर, यूईटी पेशावर के अंदर। तो उसमें हम मेज सॉल्वर, लाइन फॉलोइंग, और जो नई चीज हम कर रहे हैं वो है रोबोसुमो मतलब रेसलिंग रोबोट। अच्छा। फिर इंशाल्लाह उसके बाद जुलाई के अंदर NERC नस में होगा, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। तो उसमें हमारे प्लान्स ये हैं कि हम रोबो वॉर करें, मतलब जैसे कि आप कह रहे हैं कि रोबोट्स होते हैं वो पूरी तरह वार करते हैं दूसरे रोबोट्स के साथ, तो वो रोबोट वॉर हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह जुलाई में। तो जबरदस्त बच्चों, इसका मतलब है इंटरनेशनली अटेंड करोगे ना आप इंशाल्लाह?
इंशाल्लाह। अच्छा शहरयार एहतशाम, मुझे ये बताएं कि क्योंकि आप लोग जहाँ पर ये तालीम भी हासिल कर रहे हैं, रोबोटिक्स पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ रोबोट्स बना भी रहे हैं, इस पे एक रोबोट के ऊपर बेसिकली कॉस्ट कितनी आती है? अगर नॉर्मली एक बात करें एक रोबोट बनाने में, उनको कहा यह जाता है रोबोट्स बहुत महंगे होते हैं, तो जब आप लोग इसकी सारी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, फंडिंग्स आप लोग को मिल जाती हैं या आप लोग जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो खुद से कुछ पैसे भी लगाने पड़ते हैं? जरा बताइएगा। और एक कॉस्ट कितनी आ जाती है? जैसे कि आपने ये रोबोट तैयार किया है, इस रोबोट पर कितनी कॉस्ट आई थी? कॉस्ट तो रोबोट की वेरी करती है, कुछ होते हैं 2-3,000 से लेके लाखों तक चली जाती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि ये सब हमारी जो कॉस्ट होती है सब कुछ हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो बेयर करता है, चाहे वो लाख हो, चाहे वो हजारों हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो सब कुछ इंस्टीट्यूट बेयर करता है। तो इंस्टीट्यूट हमें एक प्लेटफॉर्म, इंस्टीट्यूट ने बैतुलसलाम ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिसमें जो बच्चों की स्किल्स होते हैं बच्चे वो एग्जिबिट करते हैं और फिर अपना नाम, अपने मुल्क का नाम, इदारे का नाम रोशन करते हैं हर जगह। अच्छा, तीनों में से सबसे ज्यादा जो है मुकाबले में जो है वो शमूलियत हो या कोई कंपटीशन हो और एज अ टीम ना हो और तीनों अलग अलग हो, तीनों में सबसे ज्यादा किसने पहले जो है पोजीशंस ली हैं या कौन ज्यादा जीतता रहा है या किसने ज्यादा जो है वो समझदारी से आगे निकल गया? मेरे ख्याल से ये जो शहरयार खान है इन्होंने काफी कंपटीशंस में पार्टिसिपेट किए, तकरीबन 3 साल से ये मुख्तलिफ कंपटीशंस में जा रहे हैं, तो ये इस मामले में हम सबसे सीनियर हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे शहरयार, सुल्तान और एहतशाम, तीनों के आने का बेहद शुक्रिया, क्योंकि आप लोग आए और आप लोगों ने दुनिया को दिखा दिया कि मदारस के बच्चे किसी से कम नहीं है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप तीनों ने धूम मचा दी। अब आप तीनों को देखकर वाकई हम ये सोच रहे होते हैं कि क्या रोबोटिक्स पर पाकिस्तान में कोई काम हो रहा है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ये देखकर आज बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है कि ये स्टूडेंट्स ना सिर्फ काम कर रहे हैं, कंपटीशंस जीत रहे हैं, अब इंटरनेशनली भी पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे, और हमारी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं कि आप लोग ऐसे कंपटीशन जीतते रहे, पाकिस्तान का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, लेकिन रोबोटिक्स में एटलीस्ट काम हो रहा है और रोबोटिक्स बनाए जा रहे हैं। और दीन की पैरवी करते रहो और दीन को फैलाते रहो। अल्लाह पाक अपने हबीब पे सदके आप लोगों को अपने खास ज़मान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू बच्चों हमारे साथ शामिल होने के लिए, जबरदस्त मतलब काम कर दिया भाई, वाह वाह वाह, मजा आ गया बच्चों से मिलकर। ऐसा रोबोट ही बनाना चाहिए जो हम घर पे रख लें, हमारे काम भी कर दे, है ना? सुस्ती की बात ही करना तुम हमेशा। तो वो वाली बात है कि इस वक्त जो है ना हम बिल्कुल सुस्त नहीं हो सकते, क्योंकि अब प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म होने वाला है, लेकिन कुछ बातें बहुत जरूरी है। रोज की तरह आपको याद दिलाएंगे हम कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, प्लीज अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। कोविड की सिचुएशन 40% तक पहुंच चुकी है, शरह उसकी, ये मजाक नहीं है, ये सिर्फ खबर देने की बात नहीं है। तमाम न्यूज चैनल्स, तमाम एंकर्स, तमाम शोज आपको बार बार इस बात का रिमाइंडर दे रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है शाहजेब, और इसका हम सबको इस पर अमल करना है। और जैसा कि हम हर बार, हर दिन, हर प्रोग्राम में जिक्र करते हैं कि आपके अपने लिए ये हिदायत जो हम जारी कर रहे हैं या जो एनसीओसी जारी करता है हम आप तक पहुंचाते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये कि आप लोग इनको फॉलो करते हुए अपनी हिफाजत भी कर सके, अपने प्यारों की हिफाजत भी कर सके, और हल इसका यही है, हमें इसके साथ रहना है और यही नॉर्मल जिंदगी है, हमें इसके साथ वक्त गुजारना है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल कर लें, वैक्सीन लगा लें, ताकि आप अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार तो सकें। एब्सोल्युटली, और रखिएगा अपना ख्याल और पहनते रहिएगा मास्क। कल तक के लिए दीजिए इजाजत, 4 बजे का रिपीट देखना ना भूलिए। कल सुबह 9 बजे होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे मेरे पाकिस्तान से मैं आशा दीजिए इजाजत।